बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपी जीके की उड़ान सीरीज चल रही है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा। उसके बाद मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेशों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ना स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश के पर्वत हम पढ़ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की नदियों में हमारी लगभग जो भी बड़ी नदियां थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी आज छोटी नदियां बची हुई है, जैसे कि छिप्रा नदी, देनगंगा नदी, वर्धा नदी, माही नदी, तो इन नदियों को आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और नदियों का टॉपिक जो है आज हमारा समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम कल नदियों की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली, उनमें जो जो भी परियोजनाएं चल रही है और वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, सभी तथ्य जो है वो शामिल करके कल की क्लास में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास। तो हमारी जो भी छोटी नदियां हैं उन्हें हम मैप में देख लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो थोड़ा जो भी है उद्गम, समापन, लंबाई वगैरह, वो सब हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही एमपी का मैप बनाना है। तो आप सबसे पहले फटाफट एमपी का मैप बनाएंगे। ठीक है, तो आप मध्य प्रदेश का मैप बनाएं। मैप आपको बनाना ही है, आप कुछ भी पढ़ें तो क्या होता है मैप से कि हमें चीजें पता रहती है कि हाँ यहाँ पर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की नदियां हम जो है छोटी नदियां पढ़ेंगे आज। कल हमारी जो भी नदियां हो चुकी है मैं आपको फटाफट से मैप में एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से माहू के जाना पाव पहाड़ी से इस तरीके से निकलती है हमारी कौन सी नदी, चंबल नदी। और इस तरीके से जाकर वो किसमें समाहित हो जाती है, यमुना नदी में। ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई, चंबल नदी। उसके बाद हम देखेंगे कि यहीं से आपको देखने को मिलेगा देवास, देवास का बागली गांव। देवास के बागली गांव से इस तरीके से निकलेगी कौन सी नदी, काली सिंध नदी। ये जाकर राजस्थान में किससे मिल जाएगी, चंबल नदी से। उसके बाद आप देखेंगे यही आस्था सीहोर भोपाल के पास, तो यहाँ आस्था सीहोर से आपको कौन सी नदी निकलेगी, पार्वती नदी। और ये भी इस तरीके से जाकर किससे मिल जाएगी, चंबल नदी से। कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद आप देखेंगे सिंध नदी यहाँ से निकलेगी विदिशा के सिरोंज से और इस तरीके से जाकर किससे मिल जाएगी, चंबल नदी से। कहाँ पर, मुरैना के पास जाकर। ठीक है, भिंड मुरैना के पास। उसके बाद आप देखेंगे कि बेतवा नदी आपको यहाँ रायसेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रायसेन के कुमरा गांव से निकलेगी इस तरीके से बेतवा नदी और ये जाकर किससे मिल जाएगी, यमुना नदी से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर केन नदी निकलेगी। ठीक है, कैमूर पहाड़ी कटनी से और इस तरीके से ये भी जाकर किससे मिल जाएगी, यमुना नदी से। लेकिन जब हम टोंस नदी की बात करेंगे, सतना वाले क्षेत्र से निकलेगी और ये जाकर डायरेक्ट किसमें प्रवाहित होगी, तो आप देखेंगे गंगा नदी में प्रवाहित होगी, लेकिन यूपी में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से सोन नदी इस प्रकार से निकलेगी और ये जाकर बिहार में जाकर किससे मिल जाएगी, तो हम देखेंगे बिहार में जाकर किससे मिल जाएगी, सोन नदी। तो हम देखेंगे गंगा नदी से मिल जाएगी। तो ये हमारी होगी चंबल नदी। उसके बाद ये कौन सी नदी है हमारी, तो ये हमारी कौन सी नदी है, काली सिंध नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, काली सिंध नदी। नदियों के नाम लिख लें फटाफट से। तो ये हमारी है काली सिंध नदी, तो लिख लेंगे कौन सी नदी है ये, काली सिंध। ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई, काली सिंध नदी हो गई है। काली सिंध नदी। ठीक है, ये काली सिंध नदी हो गई। उसके बाद आप देखेंगे ये वाली कौन सी नदी है, पार्वती नदी। ये आप देखेंगे सिंध नदी है। उसके बाद ये बेतवा नदी। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, केन नदी। कैमूर कटनी से निकलेगी, टोंस नदी सतना से निकलेगी। इसके बाद ये हमारी सोन नदी हो गई। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कल हमने जो पढ़ा था कल की क्लास में, नर्मदा नदी। तो हमने क्या देखा था कि नर्मदा नदी इस तरीके से यहाँ से अमरकंटक से निकल रही है और इस तरीके से बहती हुई कहाँ पर चले जा रही है, गुजरात। और गुजरात में जाकर किससे मिल जाती है, खंबात की खाड़ी से। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नर्मदा नदी, ये भी हमने कल पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हमारी जो यहाँ पर बचती है छोटी छोटी नदियां हैं, जो वर्धा नदी जो नीचे जाकर गोदावरी नदी में मिलेगी, वैनगंगा नदी। ठीक है, और बालाघाट वाले क्षेत्र में, फिर इधर माही नदी जो धार में, छिपरा नदी, इन सब नदियों को हम थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छिपरा नदी से। तो छिपरा नदी आप फटाफट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और छिपरा नदी में क्या करना है, हमको लिखते जाना है। ठीक है, तो छिपरा नदी हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, छिपरा नदी हेडिंग डालेंगे हम। तो छिपरा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप देखेंगे वो भी इंदौर से ही निकलती है, इंदौर की काकरीबाड़ी पहाड़ी से। तो हेडिंग डालेंगे छिपरा नदी।
तो क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो क्षिप्रा नदी का उद्गम उद्गम कहाँ से होता है? फिर इसका समापन कहाँ पर होगा? ठीक है, इसकी लंबाई, अगर छोटी नदियां हैं तो इतनी ज्यादा लंबाई हमको याद नहीं रखना है, लेकिन अगर लंबाई याद हो जाए तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सहायक नदियां, इसकी भी सहायक नदियां होगी छोटी छोटी सी। ठीक है, तो ये चीजें हमें हर नदी में लिखना है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो हम फटाफट से लिख लेंगे कि उसका उद्गम कहाँ हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इंदौर में ही क्या देखने को मिलेगा? काकरी बरडी पहाड़ी। तो लिखेंगे क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से। तो लिखेंगे काकरी बरडी पहाड़ी कहाँ पर ये आपको मिलेगी? इंदौर में। ठीक है, मतलब इंदौर से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका समापन कहाँ पर हो रहा है। तो आप समापन की बात करेंगे तो इसका जो समापन आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से क्षिप्रा नदी यहाँ से निकलेगी और इस तरीके से मंदसौर में जाकर किससे मिल जाएगी? ठीक है, किससे मिल जाएगी? हमारी चंबल नदी से। तो ये किसकी एक सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी। अगर आप उज्जैन देखेंगे तो उज्जैन कौन सी नदी के तट पर है? तो हम बोलेंगे उज्जैन कौन सी नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, तो इसका समापन कहाँ होगा? तो इसका समापन आप लिख लेंगे कि मंदसौर में कहाँ मिल जाएगी? ये चंबल नदी में। तो लिख लेंगे मंदसौर में, चंबल नदी में क्या हो जाएगा? इसका समापन हो जाएगा मंदसौर में, चंबल नदी में। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई की बात कर लें तो ये छोटी नदी है तो इसकी लंबाई लगभग आपको 195 किलोमीटर देखने को मिलेगी। 195 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ इंदौर से निकल रही है काकरी बड़ी पहाड़ी से, तो इंदौर में ही खान नदी। ठीक है, उसके बाद जय जयवंती नदी, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो आप लिख लेंगे खान नदी। ठीक है, उसके बाद गंभीर नदी, गंभीर नदी, और एक छोटी सी नदी है जय जयवंती नदी। तो ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। जो भी छोटी एग्जाम में होती है व्यापम की, तो उसमें जो सहायक नदियां है वो डीप में भी पूछ लेते हैं। हो सकता है पूछ ले कि जय जयवंती नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो किसकी है? क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो हमारी जय जयवंती नदी क्या हो गई? क्षिप्रा नदी की सहायक नदी हो गई। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सहायक नदियां। ठीक है, तो ये सहायक नदी हो गई हमारी। इसका जो सबसे पहले तो क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? तो आप क्षिप्रा नदी को लिख लेंगे कि क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है, एक फैक्ट है। और उज्जैन जो है वो क्या है? क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये हमारी क्षिप्रा नदी हो गई। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे क्षिप्रा नदी के बाद जो हमारी तवा नदी है। आप देखेंगे कि यहाँ होशंगाबाद में आपको इस तरीके से तवा नदी मिलेगी। ठीक है, तो तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो आप हेडिंग डालेंगे तवा नदी, और तवा नदी में लिखेंगे, ठीक है, तवा नदी, और तवा नदी में लिखेंगे कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, उसका समापन कहाँ पर हुआ है, और जो भी है। ठीक है, तो तवा नदी में आप लिखेंगे तवा नदी का उद्गम, समापन, ठीक है, सहायक नदियां। तो तवा नदी में आप लिखेंगे कि इसकी जो तवा नदी में हम लिखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ हुआ है। तो आप होशंगाबाद लिखेंगे। होशंगाबाद कहाँ पर? होशंगाबाद, होशंगाबाद। और कौन सी पहाड़ी से निकलती है ये? तो हम लिखेंगे कालीभीत पहाड़ी से। ठीक है, कालीभीत पहाड़ी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद इसके समापन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? यहाँ होशंगाबाद में ही कहाँ पर मिल जाती है? नर्मदा नदी में समाहित हो जाती है। तो इसका समापन लिखेंगे होशंगाबाद में, होशंगाबाद, होशंगाबाद में कहाँ पर? तो होशंगाबाद में हम लिखेंगे कि कहाँ पर इसका समापन हो जाता है। तो हम देखेंगे होशंगाबाद में इसका समापन कहाँ होगा। तो होशंगाबाद में इसका समापन हो जाएगा, होशंगाबाद में नर्मदा नदी में क्या हो जाएगी? ये समाहित हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर? नर्मदा नदी में। ठीक है, तो इसके बाद हाँ क्या लिखना है कि इसकी अगर जो सहायक नदियां है थोड़ी बहुत, तो वो हमको लिख लेना है। तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं आप लिख लेंगे। तो इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, तो लिख लेंगे हम सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो हम लिखेंगे कि तवा नदी की सहायक नदियां हमको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? मालिनी नदी, एक मालिनी नदी, और एक कौन सी? देनवा नदी। तो ये क्या है? सॉरी, तवा नदी की क्या है? ये सहायक नदियां हैं। तो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं,
तो हमको याद कर लेना है एक बार कि हाँ मालवी नदी किसकी नदी है, सहायक नदी है तवा नदी की, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद और इसमें क्या क्या बचता है हमारा तवा नदी में, ठीक है। तो तवा नदी पर ही प्रदेश का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। एक टेक्स्ट डाल के लिख लेंगे कि तवा नदी पर क्या, तवा नदी पर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा बांध बना है। अगर तवा नदी पर दूसरा सबसे लंबा बांध बना है तो पहला कहां पर बना है, तो आप देखेंगे कि सिंध नदी जो है वहां पर आपको सबसे लंबा बांध देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। सिंध नदी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे लंबा बांध देखने को मिलेगा। इसके बाद आप हेडिंग डाल लेंगे पार्वती नदी। पार्वती नदी तो हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम लिख लेंगे हमारी माही नदी बचती है, वेनगंगा नदी बचती है। तो माही नदी लिखेंगे कि माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो माही नदी लिखेंगे। तो माही नदी में लिखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो माही नदी आप देखेंगे धार में प्रवाहित होती है, ठीक है, कहाँ प्रवाहित होगी, यहाँ धार आपको देखने को मिलेगा मालवा वाले क्षेत्र में, तो धार में प्रवाहित होगी। तो माही नदी में आप लिख लेंगे कि धार के सरदारपुर से, सरदारपुर तहसील है धार में, तो सरदारपुर कहाँ पर, धार में। और अगर आपको आपको यहाँ पर धार देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर माही नदी प्रवाहित होती है। अब आपको पर्वत अगर पूछ ले कि माही नदी कौन से पर्वत से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कौन सा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो अगर हम ऐसा भी आ जाता है तो कौन सी पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हो रहा है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। ऐसे डीप में क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से पर्वत से इसका उद्गम हो रहा है, ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप इसकी लंबाई लिख लेंगे। इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी 583 किलोमीटर। तो लंबाई आप लिख लेंगे, लंबाई कितनी है, 583 किलोमीटर क्या है, माही नदी की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद आप देख लेंगे कि माही नदी का एक तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको पहले हम देख लेते हैं कि इसका समापन कहाँ होता है और इसकी सहायक नदियां कहाँ हैं। तो समापन आप देख लेंगे कि समापन ये भी माही नदी मध्य प्रदेश से निकलेगी, उसके बाद गुजरात जाएगी और गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाएगी। तो कहाँ पर, खंबात की खाड़ी, गुजरात में क्या होगा, इसका समापन होगा या अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद हम देख लें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख सहायक नदियों में अगर हम उजास नदी की बात करें तो एक तो उजास नदी जो है वो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद और भी एक नदियां हैं दो तीन, तो हम देखेंगे जाखम नदी, सोम नदी, ठीक है, अनास नदी, जाखम, अनास और सोम, ये क्या है, तो जो माही नदी है उसकी क्या है, ये सहायक नदियां हैं, ठीक है। माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, उजास नदी, जाखम नदी, सोम नदी और अनास नदी, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो उजास नदी है, जाखम नदी है, अनास नदी है और सोम नदी है, ठीक है। इसके बाद उसका समापन हमने देख लिया है और इसका प्रवाह क्षेत्र भी हमने देख लिया है कि इस तरीके से ये निकलेगी। मैं बता देती हूँ आपको, धार से सरदारपुर तहसील से निकलेगी, इस तरीके से राजस्थान में थोड़ा टच करेगी, राजस्थान में थोड़ा सा प्रवाहित होगी और उसके बाद कहाँ पर, गुजरात में चले जाएगी। कौन सी नदी, माही नदी। तो आप देखेंगे कि कर्क रेखा जो है थोड़ा ये ऊपर थोड़ा प्रवाहित होगी, इस तरीके से मैं बता दूं आपको, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि माही नदी यहाँ से इस तरीके से कर्क रेखा गुजर रही है मध्य प्रदेश के बीच से। तो आप देखेंगे कि माही नदी जो है, सबसे पहले तो इसका प्रवाह क्षेत्र लिख लें कि इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है। तो प्रवाह क्षेत्र आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश के साथ साथ कहाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान जाएगी, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से निकल रही है कर्क रेखा, ठीक है, राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात, ठीक है, कहाँ पर, गुजरात। तो 3 राज्यों में प्रवाहित होगी और इसका जो फैक्ट है वो आप लिख लेंगे कि यह कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को
2 बार काटती है। कौन सी नदी? तो हम बोलेंगे माही नदी। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, क्योंकि ये देखिए राजस्थान से इस तरीके से कर्क रेखा निकल रही है। ठीक है, इस तरीके से कर्क रेखा यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से निकली नदी और इस तरीके से गई और फिर वापस नीचे की ओर प्रवाहित होगी दक्षिण की तरफ, तो वापस कर्क रेखा को काट के नीचे आएगी ये। तो 2 बार क्या हो रही है? कर्क रेखा को काट रही है। तो ये आप देख लेंगे कि 2 बार कर्क रेखा को काटती है। और आप इसमें महत्वपूर्ण देख लेंगे सबसे कि जो है इसमें एक और फैक्ट आप लिख लेंगे कि वेणेश्वर त्रिवेणी है राजस्थान में। यहाँ पर आपको वेणेश्वर त्रिवेणी देखने को मिलेगा, वेणेश्वर त्रिवेणी। तो ये किस नदियों के संगम पर है? तो आप देखेंगे यहीं पर आपको माही नदी जा रही है, सोम नदी इसमें मिल रही है। तो कौन सी नदी? माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी। ठीक है, माही नदी, सोम नदी और कौन सी? जाखम नदी। तो इन 3 नदियों पर क्या हो रहा है? वेणेश्वर त्रिवेणी लग रही है। ठीक है, और ये कहाँ पर आपको मिलेगा तीनों नदियों का संगम? तो आप देखेंगे राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, तो एक एक फैक्ट मैं आपको लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये पूरा सा लिख लेना है। ठीक है, डायग्राम में भी बनाना है। इसके बाद हमारी वेनगंगा नदी आ जाती है। तो वेनगंगा नदी में अब आप लिखेंगे वेनगंगा नदी, हेडिंग डालेंगे वेनगंगा नदी। तो आप देखेंगे वेनगंगा नदी जो है वो आप देखेंगे साउथ की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, महाराष्ट्र में जाती है और किससे? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, समझ में आया आपको? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है और मालवा की गंगा किसे कहा जाता है। तो प्लीज आप कमेंट्स करें और बताएं इन 2 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो वेनगंगा नदी के आप देखेंगे कि छिंदवाड़ा, आपको यहाँ पर आपको छिंदवाड़ा पांडुरना देखने को मिलेगा। तो आप लिखेंगे वेनगंगा नदी। ठीक है, वेनगंगा नदी। तो वेनगंगा नदी में हमको क्या लिखना है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो वेनगंगा नदी का उद्गम आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर छिंदवाड़ा और क्या मिलेगा, यहाँ पर छिंदवाड़ा का पठार कहाँ पर है? ये छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा से क्या हो रहा है? वेनगंगा नदी का उद्गम हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? तो आप देखेंगे कि वेनगंगा नदी जो है नीचे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ प्रवाहित होगी? दक्षिण की तरफ जाएगी, यहाँ से निकलेगी और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होगी। ठीक है, तो लिख लेंगे आप, इसकी उद्गम लिख लिया। अब इसकी सहायक नदियां आप लिख लें कि सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो कान्हन, पेच सहायक नदियां। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी? तो आप लिखेंगे कान्हन नदी। कौन सी नदी? कान्हन नदी, पेंच नदी। ठीक है, कान्हन नदी, कान्हन नदी, पेंच नदी, जहां पर आपको पेंच नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे वहां पर आपको बावनथड़ी नदी मिलेगी, बावनथड़ी नदी, जिस पर बावनथड़ी परियोजना भी चल रही है। ठीक है, उसके बाद कौन सी? वर्धा नदी। ठीक है, वर्धा नदी, कान्हन नदी, पेंच नदी, बावनथड़ी नदी, चंदन नदी और बाघ नदी। चंदन नदी ये आपको कहाँ मिलेगी? उधर बालाघाट में मिलेगी। और बाघ नदी, तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो हम देखेंगे किसकी सहायक नदियां है। तो ये है वेनगंगा नदी की सहायक नदियां। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका जो समापन है ये कहाँ समाप्त होती है जाके। तो समापन इसका कहाँ होगा? तो आप देखेंगे कि इसका जो समापन है वो कहाँ होता है। तो समापन इसका होगा, आप देखेंगे नीचे जाएगी और इस तरीके से वर्धा नदी इधर नीचे आती है। वर्धा भी क्या है? मध्य प्रदेश से ही निकलने वाली एक नदी है। तो आप देखेंगे कि वर्धा नदी नीचे आएगी। ठीक है, तो वर्धा नदी में इसका समापन हो जाता है, महाराष्ट्र में वर्धा नदी में। तो आप लिख लेंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में वर्धा नदी में। ठीक है, कहाँ पर? वर्धा नदी में क्या हो जाता है? इसका समापन हो जाता है। किसका? तो हमारी जो वेनगंगा नदी है उसका। और इनका जो मिलन स्थल है उसे कहा जाता है? तो वेनगंगा और वर्धा जहां पर मिलती है, तो लिख लेंगे यहाँ पर वेनगंगा और वर्धा जहां पर मिलती है। ठीक है, वेनगंगा और वर्धा का मिलन स्थल, ठीक है, क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। जहां पर वेनगंगा और वर्धा नदी आपस में मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस जगह को तो प्राणहिता कहा जाता है। मतलब प्राणहिता के नाम से फिर वो
आगे बढ़ती है। ठीक है, तो प्राणहिता कहा जाता है वेनगंगा और वर्धा का जो मिलना है उसे क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के ये मध्य प्रदेश इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या क्या है, तो प्रवाह क्षेत्र आप देखेंगे कि प्रवाह क्षेत्र आपको क्या देखने को मिलेगा, तो प्रवाह क्षेत्र आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि प्रवाह क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हो रहा है, तो मध्य प्रदेश और साथ में कहाँ पर, महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, वेनगंगा नदी वर्धा नदी में मिलती है और वर्धा नदी आगे जाकर किससे मिल जाती है, गोदावरी नदी से। ठीक है, तो इसलिए गोदावरी नदी नदी तंत्र है उसके अंतर्गत ये वेनगंगा नदी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है लगभग सभी नदियां। ठीक है, तो हमारी नदियां जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद नदियों पर जो भी बांध बनाए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी नदियां तो हो ही चुकी है लगभग लगभग सब कंप्लीट। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इन सभी नदियों को क्या करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, सभी नदियों को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, सभी नदियों को हमें अच्छे से याद करना है और जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है वो सभी को आपको रिवाइज करते जाना है, तभी आपको आगे एग्जाम में जाकर क्या होगा, अच्छे से चीजें याद रहेगी और क्वेश्चन देखकर मतलब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रही उससे क्वेश्चन बाहर जाने की उम्मीद कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, लगभग लगभग सभी क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। ठीक है, सहायक नदियों से ज्यादा तो क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद लंबाई के आधार पर आपको अवरोही और आरोही क्रम में भी दे सकता है कि छोटी नदियां मतलब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लंबाई के आधार पर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको लंबाई भी याद रखनी है सब नदियों की। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। उसके बाद हमारी जो भी आगे की क्लास है परियोजनाएं, तो हम कल नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे जो भी मध्य प्रदेश की सभी नदियों पर चल रही है। ठीक है, तो आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो क्लास अब हमारी अगली क्लास कल होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए।